पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि सर आजकल यूट्यूब में और सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जादू टोने की बात हो रही है, तंत्र मंत्र की बात हो रही है या चमत्कार की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ ऐसे वीडियो भी आते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, इस पे विश्वास मत करिए, आप लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाइए। तो आखिर ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है क्या जो विज्ञान को मानने वाले सबसे मनवाना चाहते हैं? साइंटिफिक टेम्पर जो शब्द है वो भारत में नेहरू जी ने लोकप्रिय बनाया। टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव, टेम्परामेंट मतलब नेचर, स्वभाव। जब साइंस आपका स्वभाव बन जाए तो उसको बोलते हैं साइंटिफिक टेम्पर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जनरली मानते हैं कि साइंस एक विषय है। जिसने बीएससी किया उसने साइंस पढ़ा, पीसीएम पीसीबी किया उसने साइंस पढ़ा, जिसने सोशियोलॉजी पढ़ा या जिसने मान लीजिए कोई और विषय आर्ट्स का पढ़ा, हम मानते हैं कि उसने साइंस नहीं पढ़ा। पर धीरे धीरे ये सहमति बनी पश्चिम में कि साइंस दरअसल एक विषय नहीं है, साइंस एक मेथड है, एक अप्रोच है। अगर आप उस मेथड से कोई भी विषय पढ़ेंगे तो वो साइंस हो जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, होम साइंस हो जाएगा, सोशल साइंस हो जाएगा, है ना। मेथड साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड का मतलब है कि आप कोई भी विषय पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉब्लम को उठाएंगे, उस प्रॉब्लम पे एक्सपेरिमेंट करेंगे या ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, अपनी ओर से अपनी मान्यताएं थोपेंगे नहीं उसके ऊपर। रिसर्च करते हुए जो निष्कर्ष ईमानदारी से निकलेगा उसको मान लेंगे, जो नहीं निकलेगा उसे खारिज करेंगे। जो निष्कर्ष निकलेगा भी तो ये जिद नहीं करेंगे कि हमेशा के लिए फाइनल है, ये मान के चलेंगे कि बाद में गलत हो सकता है। जैसे आइंस्टीन गलत हो सकते हैं। आइंस्टीन नहीं मानते थे कि क्वांटम फिजिक्स में थोड़ी बहुत रैंडमनेस हो सकती है, पर बाद में साबित हुई कि हो सकती है, तो वो भी गलत साबित हुए, है ना। अरस्तु गलत साबित हुआ। अरस्तु का मानना था कि भारी चीज़ें कम भारी चीज़ों से जल्दी गिरती हैं, पर न्यूटन ने साबित किया कि नहीं, बराबर गिरती हैं। तो साइंस वाला व्यक्ति ये मान के चलता है कि वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी समझदार हो, कितनी भी अच्छी रिसर्च करे, उसकी रिसर्च भविष्य में कभी ना कभी गलत साबित हो सकती है। तो यदि आप ये टेम्परामेंट बना लें जीवन का कि जीवन में कोई भी बात होगी मैं ऐसे ही नहीं मान लूँगा, मैं सवाल पूछूंगा। अगर मेरे तार्किक प्रश्नों पर जवाब मिल जाएगा तो मानूंगा, जवाब नहीं मिलेगा तो नहीं मानूंगा। जब तक जवाब नहीं मिलेगा वेट करूंगा, रिसर्च करता रहूंगा। अगर जवाब मिल ही नहीं सकता तो ब्रैकेट में रखूंगा, ना खारिज करूंगा ना मानूंगा, वेट करूंगा उसका। और उन्हीं बातों को सच मान के जीवन में उतारूंगा जिनके लिए मेरे पास अनुभव से या तर्क से पर्याप्त प्रमाण हैं। उसके बाद भी ये मान के चलूंगा कि मैं गलत हो सकता हूं, कल को किसी ने साबित कर दिया कि मैं गलत हूं तो ईमानदारी से मान लूंगा। तो जिस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा हो, आप कह सकते हैं कि उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर है। और मेरे ख्याल से समझदारी की बात है, कोई भी व्यक्ति अगर समझदार है तो साइंटिफिक टेम्पर के आसपास ही होगा। लेकिन सर एक सवाल ये भी यहीं से उठता है कि जैसे हजारों लाखों सालों से इंसानों का इतिहास तो है इस दुनिया में, तो लोगों के मन में सवाल आता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना तो काम चल ही रहा था, तो क्या अभी नहीं चल सकता? काम तो चल ही सकता था काम चलने में क्या दिक्कत है। ये वैसे सवाल होगा जैसे मोबाइल फ़ोन अभी आया है, स्मार्टफोन। सदियों से काम चल रहा था उसके बिना, कंप्यूटर के बिना भी चल ही रहा था, इंटरनेट के बिना, बिजली के बिना, एआई के बिना चल ही रहा था। पर आ गया, अब नहीं चलेगा उसके बिना काम, क्योंकि अब हम उसके अभ्यस्त हो गए हैं। उसने हमारे जीवन को बेहतर बना दिया है। फिर आपको तुलना करनी पड़ेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि उद्विकास या इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम ह्यूमन बींग्स बने हैं। और इतिहास देखें, अगर हम जीवन का इतिहास अगर देखें धरती पे, लगभग 350-400 करोड़ के आसपास का इतिहास है साल का। 350-400 करोड़ साल के इस इतिहास में मनुष्य जो अलग हुआ अपने आसपास की स्पीशीज से, वो केवल 3 लाख साल पहले अलग हुआ। आसपास कौन? बंदर हैं, चिंपांजी हैं, ये सब हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बंदरों की औसत आयु, ये जिसको आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं, वो तब भी 30 साल थी, आज भी 30 साल है, बल्कि 20 के आसपास है। 30 तब होती है जब उनको आप डोमेस्टिकेट करते हैं, चिड़ियाघर में रखते हैं या घर में रखते हैं। चिंपांजी की 35 साल के आसपास है जंगल में, अगर आप डोमेस्टिकेट करेंगे तो 45 साल के आसपास है।
बंदरों की, चिंपैंजियों की, कुत्तों की, बिल्लियों की जो जीवन प्रत्याशा है वो कभी बदली नहीं है। इंसानों की अगर बात करें, 1947 में हमारे देश की जो लाइफ, एवरेज लाइफ थी 32 साल थी, आज वो 71 है। इसकी मूल वजह क्या है? साइंस। तो अगर आप 32 साल के हो गए हैं तो उसके बाद की पूरी ज़िंदगी साइंस के लिए समर्पित कर दीजिए, क्योंकि उसने बचाया आपको। एवरेज मतलब कुछ लोग पहले भी 70-80 के होते ही थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, पर एवरेज लाइफ 32 साल थी, क्योंकि बहुत सारे लोग बचपन में मरते थे। आज से 5-6 पीढ़ी पहले किसी घर में 10 बच्चे होते थे तो एक बचता था उनमें से। आज के ज़माने में अगर आपके घर में, किसी घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं, चारों बचते हैं, चारों जीते हैं, और इस सबसे लाइफ की हमारी एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। तो यदि हम अपने देश में 32 से 71 पर आए हैं केवल 75 साल में लगभग, ये न धर्म की वजह से आए हैं, न अंधविश्वासों से आए हैं, न जादू से आए हैं, ये विज्ञान से आए हैं। क्योंकि अब स्मॉल पॉक्स से 30% लोग नहीं मरते हैं। अब रेबीज़ का टीका लग जाए तो कोई नहीं मरता है। अब टीबी का कोई ट्रीटमेंट ले ले, एमडीआर बस ना हो तो कोई नहीं मरता है। अब निमोनिया से इलाज मिल जाए टाइम पे तो कोई नहीं मरता है। पहले सब मरते थे। टीबी आता था, पूरे शहर साफ हो जाते थे। ये सारा जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों ने रिसर्च की। रिसर्च करते करते उन बैक्टीरिया तक पहुँचे, वायरस तक पहुँचे, फंगी या फंगाई तक पहुँचे, उनका ट्रीटमेंट ढूंढा। ट्रीटमेंट ढूंढा तो हमें दवाइयाँ मिली, हमें वैक्सीन्स मिले। कोविड था, आपको पता होगा कि कोविड से 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, हमारे देश की बात है। आप सेंसस देखेंगे 1881 से इफेक्टिवली शुरू हुआ, 72 में एक रफ सा हुआ था। 1881 से 2011 तक हर बार पॉपुलेशन बढ़ी है, केवल 1921 एकमात्र है जहां पॉपुलेशन कम हुई है। क्यों कम हुई है? क्योंकि 1919 में स्पेनिश फ्लू आया था। 25 करोड़ के आसपास की आबादी में लगभग 2 करोड़ लोग मरे थे। कोविड से क्यों नहीं मरे? क्योंकि कोविड में वैक्सीन आ चुका था, स्पेनिश फ्लू में वैक्सीन नहीं आया था। और ये वैक्सीन क्यों आया है? क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों ने कोशिश करके, रिसर्च करके बीमारियों से बचाने के लिए हमें उपहार दिया, हमने वैक्सीन लगवाया और हम बच गए। मैं सरकार का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग मानते हैं कि वैक्सीन से ही लोग मरे हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मैं वैक्सीन से बचा हूँ और मैंने पाया है कि वैक्सीन लगा दुनिया को, इसलिए दुनिया में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान स्पेनिश फ्लू जैसा हो सकता था। सर, अगर अब यहीं से हम इतिहास से थोड़ा वर्तमान में अगर आप पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक समय था जब लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें नहीं करते थे। आजकल माना जाता है लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें करते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी माना जाता है कि अगर कोई बहुत आस्तिक व्यक्ति है तो वो लॉजिकल बातें नहीं करता होगा, बड़ा लॉजिकल नहीं होगा। तो ये बात कहाँ तक कितनी सही हो सकती है? दिक्कत यह है कि हम आस्तिक और नास्तिक को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, डाइकोटमी में, कि ये नास्तिक, ये आस्तिक। आप सच देखेंगे तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें घोर नास्तिक से लेके घोर आस्तिक के बीच में कई लेवल्स आते हैं। घोर नास्तिक वो है जो बोलता है कि ईश्वर है ही नहीं। मैं दावे से कहता हूं ईश्वर नहीं है। घोर आस्तिक वो है जो ईश्वर को मानता है और जो ईश्वर की धारणा मानता है उसमें पूरा यकीन रखता है। तार्किक रूप से मेरे ख्याल से ये दोनों ही व्यक्ति गलतफहमी के शिकार हैं। जो साइंटिफिक टेम्पर का आदमी होगा, तार्किक व्यक्ति होगा, वो इनके बीच में होगा। बीच में कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि भाई जो साबित होगा मैं वही मानूंगा, बाकी नहीं मानूंगा। क्योंकि ईश्वर नजर नहीं आता है, तो ईश्वर है ये साबित करने की जिम्मेदारी, ये ऑनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो कहता है कि ईश्वर है। जो कहता है कि नहीं है उसके ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आना चाहिए। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और मेरे बीच में लाल प्रकाश की रेखा है, कि आपको दिख रही है? आप कहेंगे नहीं दिख रही है। और अगर मैं कहूं कि मुझे दिख रही है, और फिर मैं कहूं कि आप कहें कि साबित करो, मैं कहूं मैं साबित नहीं कर रहा, तुम साबित करो कि नहीं है। आप कहेंगे मैं क्यों साबित करूं, मैं तो कह ही नहीं रहा। जो कह रहा है साबित तो वो करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको ईश्वर में विश्वास है और किसी को नहीं है, तो साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो दावा कर रहा है। जो दावा नहीं कर रहा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक लॉजिकल इमेजिनेशन के रूप में ये मानना बहुत अजीब नहीं है कि इस पूरे संसार के पीछे कोई परम शक्ति हो सकती है, होनी चाहिए।
अब 3-4 लेवल्स हो सकते हैं। जो कायदे का वैज्ञानिक और तार्किक व्यक्ति होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैंने खूब कोशिश कर ली, मैं ईश्वर साबित नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने ईश्वर को साबित करने की कोशिश की है, मैंने उनके प्रमाण पढ़ लिए, उनके आर्गुमेंट्स पढ़ लिए, वो भी बहुत मीनिंगफुल है नहीं। जिन्होंने ईश्वर को खारिज करने के प्रमाण दिए हैं वो भी मीनिंगफुल नहीं है, सच में नहीं है। तो मैं बटा हुआ हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं कि ईश्वर है या नहीं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं हड़बड़ी में इनमें से एक फैसला मान लूं, या मैं कहूं कि जब तक फैसला नहीं होगा मैं वेट करूंगा। जो वेट करते हैं उनको बोलते हैं एग्नोस्टिक्स, अज्ञेयवादी। मैं उसी कैटेगरी में आता हूं कि हम वेट कर रहे हैं, जब फैसला होगा होगा, तब तक हमारा काम चल रहा है उसके बिना भी। पर मैं वेट करूंगा तो सवाल है कि मेरे व्यावहारिक जीवन में ईश्वर होगा या नहीं। इसके भी 2 ऑप्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक साबित नहीं होगा तब तक हम धार्मिक जीवन नहीं जिएंगे। कुछ कहते हैं ना, जब तक साबित नहीं होगा कि ईश्वर नहीं है हम मान के चलेंगे कि है, क्योंकि मानने से हमें मनोवैज्ञानिक फायदा होता है। एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, आप तो साइंस के बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं शायद, ब्लेस पास्कल, आपने नाम सुना होगा, जिसके नाम पे प्रेशर की यूनिट आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में। उसी पास्कल की बात कर रहा हूं। 17वीं सेंचुरी फ्रांस का वैज्ञानिक था। पास्कल के सामने भी एक दुविधा थी। पास्कल मैथमेटिशियन भी था, फिजिसिस्ट भी था और एक धार्मिक व्यक्ति भी था, और अंतिम हिस्से में जीवन के बहुत धार्मिक हो गया था। उसको कुछ ऐसे रहस्यात्मक अनुभव हुए कि वो धार्मिक हो गया बहुत ज़्यादा। और उसने कहा, बीइंग ए साइंटिस्ट एंड बीइंग ए मैथमेटिशियन, साबित तो कुछ होता नहीं है, पर मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं ईश्वर को मान लेता हूं तो मेरा जीवन ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर एक आर्गुमेंट भी दिया कि अगर ईश्वर है और मैंने नहीं माना तो बाद में दंड मिलेगा, नहीं है और मान लिया तो कोई नुकसान की बात नहीं है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ईश्वर को मानना बेहतर बात है, तो मान लेते हैं। उसने माना। 19वीं सेंचुरी के अंत में, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में अमेरिका में एक व्यक्ति हुए, विलियम जेम्स, अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। और विलियम जेम्स पर बुद्ध का भी असर हमें दिखता है, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं है, चेतना की का प्रवाह है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये बात जेम्स ने भी कही। विलियम जेम्स ने सेम बात कही कि ईश्वर है या नहीं हम साबित ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। पर जब साबित ना ये हो रहा है ना वो हो रहा है, तो फिर मैं क्या देखूंगा। वो प्रैग्मेटिक फिलोसफर है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब है कि जो व्यावहारिक रूप से फायदे में है उसको मानेंगे। उसने कहा, मैं मनोविज्ञान का प्रोफेसर भी हूँ, विद्यार्थी भी हूँ, और मैं मानता हूँ कि ईश्वर को मान लेने से सुकून, शांति, विनम्रता ज़्यादा होती है। तो जब साबित होगा कि नहीं है तब का तब देखेंगे, तब तक के लिए मैं मानना चाहता हूँ, मैं मानूंगा। ऐसे लोग भी, आप इनको इलॉजिकल नहीं कह सकते हैं। तो लॉजिकल व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि रेडिकल एथीस्ट होगा या रेडिकल थीस्ट होगा। बीच की बहुत स्थितियाँ हो सकती हैं। एग्नोस्टिसिज्म मुझे लगता है कि सबसे अच्छी स्थिति है। प्रैक्टिकल और सॉफ्ट थीइज्म जो मैंने आपको बताया इन लोगों का, कि प्रैक्टिकली मानेंगे, सैद्धांतिक रूप से हम जानते हैं कि साबित नहीं हो सकता, ये मान लेंगे। कुछ लोग संदेह में रहते हैं, जैसे डेविड ह्यूम रहा, संदेहवादी होते हैं, वो भी अच्छे हैं। वो खारिज नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे डाउट है, मैं स्केप्टिकल हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं है, और जब तक क्लैरिटी ना मिले मैं कैसे मानूं। जो घोर ईश्वरवादी हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे जो तार्किक नहीं हैं। जब आप ईश्वरवादी होंगे तो आप कई ऐसी धारणाएं मानेंगे। आपने अगर दर्शन पढ़ा हो तो ईश्वर की धारणाओं में एक होती है सगुण धारणा, एक निर्गुण धारणा होती है, पर्सनलिस्टिक, इम्पर्सनलिस्टिक। सगुण धारणा दिल को बहुत सुकून देती है, क्योंकि आपको ईश्वर का चेहरा दिखता है, ईश्वर शक्तिशाली है, ईश्वर दयालु है, आप परेशान होंगे तो प्रार्थना करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा, ये सब फीलिंग्स आती है, तो इमोटिवली बहुत सपोर्ट करता है। पर जब आर्गुमेंट्स की बात करेंगे तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता वहाँ पर, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट आर्गुमेंट्स हैं कि सगुण ईश्वर को बचाना बड़ा मुश्किल है। और लगभग सभी धर्मों में ईश्वर सगुण है। ध्यान रखना है, जैसे इस्लाम में, ईसाइयत में, यहूदियों में ईश्वर दिखता नहीं है, तब भी सगुण ही है। सगुण और साकार दो अलग अलग बातें हैं। सगुण ईश्वर साकार हो भी सकता है, सगुण निराकार भी हो सकता है। इस्लाम में अल्लाह, ईसाइयत में गॉड, यहूदी में जाहवे, सगुण निराकार ईश्वर के उदाहरण है, सगुण है वो भी। तो जो ईश्वर को मानना चाहता है पर लॉजिकली कंसिस्टेंट रहना चाहता है कि मुझे लॉजिकली कोई परेशान ना कर सके,
उसे फिर शंकराचार्य और हीगल का रास्ता चुनना पड़ेगा, निर्गुण ईश्वर। निर्गुण ईश्वर लॉजिकली कंसिस्टेंट है, उसको खारिज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप कुछ बता ही नहीं रहे उसके में क्या है। नीति नीति कह रहे हैं कि वो ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है, आप कुछ बताएंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन आप नीति नीति के माध्यम से आप उसको इनडिस्क्राइबेबल बता रहे हैं, अनिर्वचनीय है या मतलब इनएक्सप्लिकेबल है, अव्याख्येय है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं आते। खैर पूरी बात का, क्योंकि ये बहुत लंबे मुद्दे हैं, इस पर बहुत संक्षेप में समझाना मुश्किल है, पर संक्षेप में आपके प्रश्न का जवाब ये है कि तार्किक व्यक्ति नास्तिक होगा ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति घोर नास्तिक है तो ज़्यादा संभावना है कि उसका तर्क एक सीमा के बाद आके चुक जाता है। अगर कोई व्यक्ति घोर आस्तिक है तो भी उसका तर्क एक सीमा के बाद आके चुक जाता है। जो तार्किक व्यक्ति होगा, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वो ये मान के चलेगा कि अंत में कुछ और साबित हो सकता है, और इतना ओपन माइंडेड होगा कि कुछ और साबित होगा तो मान लेंगे। तब तक इस विश्वास के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। सर हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के पास भी बड़े तार्किक सवाल हैं, इनका मानना है तो वो पूछना चाहते हैं, तो इनका मानना है तो एक बार जिनके सवाल हैं पूछ लीजिए आप लोग। मैं आपसे विश्वास और अंधविश्वास के बीच के डिफरेंस के बारे में जानना चाहती हूँ। जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो फिर वो अपशगुन है, उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। कौन सी बिल्ली, काली है काली सफेद? काली सर, काली वाली काली। ना? इसमें तो रंग भेद भी है, सर हाँ, मतलब जहाँ तक सुनने में मतलब काली बिल्ली। रेसिज्म भी है कि काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो खराब होगा, गोरी सर बिल्ली में दिक्कत नहीं है। अगर सर ये अंधविश्वास है तो क्या कुछ साल पहले तक ये भी एक अंधविश्वास नहीं था कि इंसान चांद पर पैर नहीं रख सकता? तो किसी का विश्वास अंधविश्वास बन गया है, ये कब डिसाइड होता है? देखिए 9 शब्द हैं 3 सेट में। एक है विश्वास, एक है अविश्वास, एक है श्रद्धा, एक है अश्रद्धा, एक है आस्था, एक है अनास्था। अब इन सब में अंध लगा लीजिए तो 6 गुणा 2 12 हो जाएंगे सभी। अंधविश्वास, अंध अविश्वास, अंधश्रद्धा, अंध अश्रद्धा, अंध आस्था, अंध अनास्था, ये 12 शब्द बनते हैं। आपने मुझसे 2 पूछे, विश्वास और अंधविश्वास है। विश्वास का मतलब है कि किसी चीज पर मुझे भरोसा है कि ये है, मैं साबित कर पाऊं या ना कर पाऊं पर मुझे भरोसा है। अविश्वास का मतलब है कि मुझे भरोसा है कि ये नहीं है। अंध कब होता है? जब मैं ऐसी चीज पर विश्वास करूं या अविश्वास करूं जो अनुभवों से या लॉजिक से सीधे सीधे खारिज हो सकता है, मैं तब भी विश्वास कर रहा हूं। अगर मेरा कोई विश्वास इजीली रेफ्यूटेबल है, या तो एविडेंस से या लॉजिक से, तो वो अंधविश्वास है। अगर वो रेफ्यूटेबल नहीं है इजीली, तो हम कहेंगे कि विश्वास है या अविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, और ये भारत की बात नहीं है, विकसित देशों में खूब अंधविश्वास चलते हैं, आज भी चलते हैं। अमेरिका में जिस दिन 13 तारीख को फ्राइडे पड़ जाता है ना, पूरा अमेरिका मरणासन्न हो जाता है। उस दिन सब अधमरे होते हैं कि आज कुछ ना कुछ होकर रहेगा। 13th एंड फ्राइडे एक साथ अगर आ गया, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। उनके सामने शीशा टूट जाए तो अगले 7 साल के लिए जीवन खराब हो जाता है उन लोगों का। 7 साल अगर शीशा टूट गया तो। बात बात पर टचवुड करते हैं, जो यहाँ भी हमने सीख लिया आजकल, हम भी टचवुड करने लग गए हैं। वहीं से आया है, इंग्लैंड से अमेरिका भी गया, इंग्लैंड से यहाँ भी आ गया। तो टचवुड हम नहीं कर रहे, इंग्लैंड वाले करवा रहे हैं हमसे। 13 नंबर का अंधविश्वास इंग्लैंड का है बेसिकली, जो अमेरिका में भी चला गया है, भारत में भी आ गया है आजकल। फिंगर्स क्रॉस्ड, अरे कुछ होने वाला है, क्रॉस कर लो फिंगर, ये भी इंग्लैंड का अंधविश्वास है। हमने इंग्लैंड से बहुत कुछ लिया है, अंधविश्वास भी लिए हैं बहुत सारे। काली बिल्ली वाला अंधविश्वास भी इंग्लैंड का है, जो अमेरिका में भी चलता है। पर इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में काली बिल्ली अच्छी मानी जाती है, कुछ में काली बिल्ली खराब मानी जाती है। अमेरिका और भारत ने काली बिल्ली को खराब मान लिया, उतना ले लिया है। एक तो उसमें रेसिज्म है कि काली ही बिल्ली क्यों खराब है भाई। दूसरा इसमें इलॉजिकल जो पक्ष है वो ये है, अगर हम चाहें तो हम स्टडी कर सकते हैं इस चीज को, इसमें क्या परेशानी है। आप 10 लोगों को और 10 लोगों को, 20 लोगों को सब्जेक्ट बना लीजिए। अगले 3 महीने तक या 1 साल तक रोज इन 10 के सामने काली बिल्ली गुजारिए, इन 10 के सामने ना गुजारिए। फिर इन 20 की जिंदगी कैसी चल रही है स्टडी कीजिए।
शर्त यह है कि इन 20 को पता ना हो कि काली बिल्ली गुजरने से क्या होता है। पता होगा तो ये उसी भरोसे में खुद ही सिर फोड़ लेंगे कहीं जाके अपना, क्योंकि ये जो सुपरस्टिशंस है इनका जब दिमाग पे असर पड़ता है, एक प्लेसिबो और नोसिबो शायद शब्द सुने होंगे आपने, उसका बड़ा गहरा असर होता है। ऐसे 20 लोग जिनको काली बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होगा पता ही नहीं है, उन पर स्टडी कीजिए, 10 इधर 10 इधर, 1 साल 2 साल स्टडी कीजिए, और आप पाएंगे कि रिजल्ट यही निकलेगा कि बिल्कुल साबित नहीं हो रहा कि जिनके सामने काली बिल्ली गई थी उनका जीवन खराब हुआ है, क्योंकि ये इजीली रेफ्यूटेबल है, इसलिए अंधविश्वास है। लॉजिकली भी भाई मनुष्य इतना ताकतवर है, मनुष्य का रास्ता बिल्ली काट गई और मनुष्य का जीवन खराब हो गया। ये ह्यूमनिज्म है या कैटिज्म है? हम तो ह्यूमनिज्म की बात करते हैं कि मनुष्य सबसे ताकतवर है, होमो सेपियंस है। ये कितनी लॉजिकल बात है। फिर काली ही बिल्ली क्यों? अगर बिल्ली से कुछ तरंगें निकलती हैं जो नुकसान करती हैं, वो काली बिल्ली में क्यों निकलेंगी? सफ़ेद में भी निकलेंगी। क्योंकि बिल्ली के रास्ता काटने से नुकसान होता है, ये रेफ्यूटेबल है, एविडेंस के साथ भी, एम्पायरिकली भी, लॉजिकली भी, इसलिए अंधविश्वास है। लेकिन आज से 100 साल पहले लोग कह रहे थे कि चंद्रमा पे हम जा ही नहीं सकते। उस समय कल्पना ही होती थी, जैसे हमारी परंपरा में चंदा मामा कहते हैं कि तो चंद्रमा जो मामा है हमारे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी अगर आप सुनना चाहें, अब बहुत जल्दी में तो नहीं है, थोड़ी कहानी सुनाओ बीच बीच में। एक कहानी आपको सुनाता हूँ। ये कहानी 17वीं सेंचुरी की शुरुआत की है। अभी 5-6 दिन पहले हमारी रिसर्च टीम रिसर्च करते करते कहानी हमें मिली और बड़ा मज़ा आया पढ़ के हमें। हमारी एक रिसर्च टीम है जो साइंस, माइथोलॉजी, इन सब पे खूब रिसर्च करती रहती है और हम लोग लगभग रोज़ बात करते हैं। तो 4-5 दिन पहले कहानी लेके आए। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना हो, केपलर, जोहानिस केपलर उसका नाम था, जर्मनी का था वो, और वो 17वीं सेंचुरी की शुरुआत में और 16वीं के अंत में जीवित था। उसने एक फिक्शन लिखा, एक कहानी लिखी, जर्मन भाषा में लिखी। उस कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद करें नाम का, तो नाम है द ड्रीम। ठीक है, वो पहली फिक्शन वेस्ट की मानी जाती है, साइंटिफिक फिक्शन, साई-फाई जिसको बोलते हैं ना, पहला साइंटिफिक फिक्शन उसको मानते हैं। उसमें उसने क्या इमेजिन किया? इमेजिन किया कि एक बच्चा चंद्रमा पर पहुंच गया है और चंद्रमा पर एक पूरी बस्ती है, लोग रहते हैं वहां पर, वहां एक महिला रहती है। उस महिला का वर्णन करते हुए उसने सबकॉन्शियसली अपनी माँ जैसा चेहरा बना दिया, जैसे उसकी माँ दिखती थी। कैथरीना नाम था उसकी माँ का। जितनी वो लंबी थी, जैसा उसका फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी माँ काफ़ी बुलंद महिला थी, समाज में काफ़ी पॉपुलर थी। तो वैसा ही हुलिया, वैसा ही व्यक्तित्व उस महिला का बनाया। और वो चंद्रमा की बस्ती पर क्या करती थी? जादू। जादू का मतलब टोना भी, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, वो सब करती थी। लोग उससे डरते थे। जादू का सामान बेचती थी बच्चों को। अब वो उपन्यास जब छपा, बल्कि छपने से पहले उसकी जब मैन्युस्क्रिप्ट बाहर निकलनी शुरू हुई, उसी के इलाके के लोगों ने पढ़ ली। वो ये नहीं समझ पाए कि ये एक फिक्शन है, उनको लगा कि एक सच है। और उनको लगा कि ऐसी दिखने वाली औरत एक ही हमारे समाज में है, कैथरीना, केपलर की मम्मी। वो सब उसके खिलाफ खड़े हो गए, केस कर दिया। 49 केस बनाए उसके खिलाफ, कुछ हत्या के, कुछ बच्चा चुराने के, पता नहीं क्या क्या केस। जो जो लोग मरे थे पिछले कुछ समय में अज्ञात कारणों से, उन सब का नाम लगा दिया किसी ने मारा है। 24-25 लोगों ने गवाही दी कोर्ट में कि हाँ हमने देखा था, ये ले जा रही थी उसको। उन गवाहों में केपलर का सगा भाई भी शामिल था, माँ का बेटा भी शामिल था, उसने भी गवाही दी अपनी माँ के खिलाफ। और केपलर ने अपनी जिंदगी के 5-6 साल खर्च किए। उनकी माँ जेल में रही 14 महीने, जेल से छूटी और इतनी ट्रॉमा में थी कि 1 साल में उसकी मौत हो गई। और केपलर की जिंदगी का ठीक ठाक हिस्सा ये साबित करने में खर्च हुआ कि उसकी माँ टोना नहीं करती है, जादू नहीं करती है। और ये मेरा एक काल्पनिक उपन्यास था जिसको पढ़ के लोगों ने ऐसा मान लिया। उसने साबित किया कोर्ट में, माँ को छुड़वा लिया, और उसके बाद ही माँ उसकी बची नहीं, उसकी माँ चल बसी। तो चंद्रमा हमारी कल्पनाओं में कब से है? और उसने एक कहानी लिखी चंद्रमा की, उसके बाद क्या क्या उसके साथ हो गया। अगर कोई उस समय ये कहता कि हम चंद्रमा पे कभी नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते, अंधविश्वास है।
मुझे लगता है कि चंद्रमा पे शायद कभी ना जा पाएं, ये अविश्वास है। नहीं जा सकते, वो भी कभी। इसका मतलब आपने ह्यूमन कैपेबिलिटीज को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। अगर आप ये कहें कि मुझे लगता है कि आज हम सूर्य पे नहीं जा सकते, ठीक है, नहीं जा सकते। पर अगर आज कोई कहता है कि मुझे लगता है हम सूर्य पे कभी नहीं जा सकते, अंधविश्वास है, अविश्वास है, कह सकते हैं। तो अंधापन तब आएगा जब हम ज़्यादा रिजिड होंगे, खारिज करेंगे चीज़ों को, भविष्य की संभावनाओं को भी खारिज करेंगे। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आज से 20, 25, 50 साल के अंदर हम एलियंस अगर हैं तो खोज लेंगे उनको, उनसे हमारी बातचीत होगी। हम अपनी गैलेक्सी की लिमिट से बाहर शायद अगले 100 साल में निकल पाएंगे। इंटर गैलेक्सिकल कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा, यात्राएं होनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि 1000 साल के बाद इंटर गैलेक्सिकल जर्नी उतनी ही आसान हो जितनी दिल्ली से कानपुर की जर्नी है। कौन सी बड़ी बात है, स्पेस ट्रेवल शुरू हो ही गया है। तो मनुष्य की संभावनाओं में मुझे तो चरम विश्वास है, और मैं मानता हूं कि जब तक सृष्टि का अंतिम रहस्य नहीं खुलेगा, अगर तब तक कुछ मूर्ख राष्ट्रपतियों प्रधानमंत्रियों की वजह से दुनिया खत्म नहीं हो गई और वैज्ञानिक बचे रहे, तो कभी ना कभी अंतिम सत्य हम खोज ही लेंगे, चाहे उसमें 1000 साल लगें, चाहे लाख लगें, चाहे करोड़ लगें। अगर इंसानी सभ्यता बची रही तो अंतिम उत्तर खोज ही लेंगे। इसलिए अंधविश्वास वहाँ होता है। हम कभी चंद्रमा पे नहीं जाएंगे, अंधविश्वास है, नहीं जा सकते। हम लगता है कि चंद्रमा पता नहीं देख पाएंगे, यानी ये अविश्वास है, अंधा नहीं है। और कभी ना कभी चंद्रमा देख ही लेंगे, ये विश्वास है। आज ही देख लेंगे शाम तक, ये अंधविश्वास है। मतलब अंधे होकर विश्वास कर रहे हैं विज्ञान के ऊपर, क्योंकि वो लॉजिकली एक्सप्लिकेबल नहीं है। ठीक।